और मैं बतला दूं, अब मैं जिस कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने काव्य जगत में सबसे बढ़िया काम किया है अपनी भाषा पर। कानपुर की भाषा को ये मुंबई लेके गए और मुंबई से पूरे भारतवर्ष में फैलाया। आज इस व्यक्ति के खड़े होने से ज़्यादा इस व्यक्ति के चेहरे की भाव भंगिमा और बात को कहने का सलीका। बेटे तुझे पता है दिल्ली में एक बोतल किसी ने फ्री बांटी थी, वो कहाँ से? रख दो बेटा, पानी रखे इतने बोतल ले, हाँ। यहाँ क्यों ला रहे हो? रहने। भाषा का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मैं आपको बतला दूं भाई साहब। हाँ जी, अब रख दो, फिर मत आना थोड़ी देर। चलो हाँ रख दो, कोई बात नहीं। आ जी, एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां। तब से लगे हुए हैं, पानी चाय सब कुछ पूछ रहे हैं आपको। इन लोगों को भी इनको वही सम्मान मिलना चाहिए। हाँ भाई, हाँ। वहाँ मास्टर शेफ खड़े हैं, 9 जो जीते थे, उनके लिए भी जोरदार तालियां हों। भाषा का बहुत बड़ा फर्क होता है भाई साहब। मैं हेमंत पांडे भाई के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। भाषा सबसे बड़ी चीज़ होती है और भाषा का लेखन उससे भी बड़ा चीज़। हेमंत पांडे भाई को जब बचपन में, जब ये 10वीं क्लास में थे, इनको एक ऐसे लिखने के लिए बोला, बेटा महिलाओं के ऊपर एक ऐसे लिखो। इन्होंने लिखा। महिलाओं की स्थिति पहले बहुत दयनीय थी। फिर इन्होंने लिखा कि महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते थे। फिर इन्होंने तीसरी लाइन लिखी कि महिलाओं को बंदर खा जाता था। टीचर ने दोबारा 4 बार पढ़ा, महिलाओं को बंदर खा जाता था। इसको बुलाया, करे बेटे ये क्या लिखा है? बस ये एक स्पेस डालना भूल गए थे, बंद और रखा के बीच में महिलाओं को बंद रखा जाता था। मैं भाषा का बतला रहा हूं। पिछले दिनों युवराज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी माताजी एक जगह पे भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। फिर बगल में उनके जिसने वो स्पीच लिखी थी वो बोला, मैडम ये लाइन लिखी पड़ी है, हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद हैं। उनका बेटा भी कुछ खास नहीं कर रहा है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में चला गया, जबकि समय उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में वो आंध्र प्रदेश चला गया, तो आंध्र प्रदेश में भाषण देने के लिए लोगों के बीच में से निकल के स्टेज की तरफ आ रहा था। तो एक आंध्र प्रदेश की महिला खड़ी हुई और युवराज के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला उत्साहित तो रहता ही है। स्टेज पे अगला बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक माताजी ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोला, भैया ये तुमसे कह रही है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ भैया, बुला दो। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच में कानपुर की भाषा को लेकर आया है, लाफ्टर का वो फाइनलिस्ट जिसने कानपुर की भाषा का गौरव बढ़ाया, भाई हेमंत पांडे। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। कमिश्नर सर बैठे हैं। सर मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। कोई भी इतना बड़ा अधिकारी अगर किसी कवि सम्मेलन को सुन रहा है, आपसे बार बार कहा जाता है, आपने सुना होगा, अपने बड़े लोग कहते हैं कि अगर आपके चेहरे पर दाग है तो आईने के सामने बहुत देर तक आप नहीं टिक सकते। बेदाग व्यक्ति ही बैठकर कवि सम्मेलन को सुन सकता है। कमिश्नर साहब, क्या बात है, वाह। इतनी देर से हम लोग व्यंग्य कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। सर आप सही लेते हैं तो हम लोग कह लेते हैं। आप, ये बड़प्पन है सर आपका। हाँ, नहीं तो 1 मिनट लगना है। योगी जी की सरकार है, बुलडोजर पीछे खड़ी हुई है, लेकिन सरकार, ये बड़प्पन है, सुनना है। विनोद भाई ने बहुत अच्छा मेरा परिचय दिया। हमको समझ में नहीं था परिचय दे रहे थे कि हमको निपटा रहे थे। हालांकि मैं चाहूं तो उनको निपटा सकता हूं। दिनेश रघुवंशी देश के बड़े कवि हैं, मुझको समझाते हैं, डांटते हैं, कहते हैं बेटा हर आदमी के मुंह ना लगा करो, खासकर दिल्ली वालों के। तो मैं दिल्ली वालों से बहुत दूर रहता हूं, उनके मुंह नहीं लगता। सर मुझे एक लघु कथा याद आ रही है। एक बार एक गधे की चीते से लड़ाई हो गई। केवल इस बात की लड़ाई हो गई सर, 1 घंटे से गधा बहस कर रहा था ये जो घास है ये नीली होती है। 1 घंटे से गधा कह रहा था। चीते ने कहा नीली नहीं होती है, घास हरी होती है। गधे ने कहा नीली होती है, चीते ने कहा हरी होती है। सर दोनों में इतना झगड़ा हुआ कि मारपीट हो गई, खून खच्चड़ हो गया। दोनों लोग जंगल गए। चीते ने कहा इसका फैसला जंगल के महाराजा हमारे शेर करेंगे। शेर के पास गए, शेर को जगाया तो शेर ने कहा क्या दिक्कत है भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? चीते ने कहा 1 घंटे से गधा हमसे बहस कर रहा है, ये कह रहा है घास नीली होती है। तो शेर ने कहा तुमने क्या कहा? तो उसने कहा महाराज हरी होती, तुमने कहा हरी होती है, आप ही फैसला कीजिए। शेर ने कहा ये गधा बिल्कुल सही कह रहा है, घास नीली ही होती है, और इस चीते को 2 साल के लिए जेल में डाल दो, उसका खाना पीना बंद। तो चीते ने कहा ऐसा फैसला आप क्यों कर रहे हो? तो शेर ने कहा जो इंसान गधे से बहस करे, तालियां पीछे वाले कम बजा रहे हैं,
तो आप समझ जाइए। सर मैं कानपुर से आया हूँ, मेरे भाई ने बताया विनोद ने इतनी अच्छी कवि सम्मेलन की शुरुआत की। शुरुआत जब किसी चीज़ की हो जाती है तो उसका अंत अच्छा होता है। बहुत ही शानदार वो पढ़कर गया मेरा भाई। मैं बताया मैं कानपुर में रहता हूँ सर, कानपुर में एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। तो तालियां कमजोर हैं आपकी। हाँ आप ठीक है, ताली आप बजाते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। सर बड़े होशियार होते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। टीचर भी भाई साहब बड़ा होशियार होता है। तो मैं तो सर उसी कानपुर से आया हूं। हमारा कानपुर इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, आप दुनिया में कहीं चले जाइए पर आपको लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में रहते हैं। आप कभी बनारस जाइए, जाते ही होंगे आप, बड़े लोग हैं। रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी कोई आगरा आए, रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहां लिखा रहता है आगरा का पीठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं सर, मैं सही बता रहा हूं मैं आपको। सर मैं अभी सोनी चैनल में लाफ्टर शो आ रहा था तो मैं शूटिंग कर रहा था। जब मैं वहां से आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा गुरु टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मन लगना नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? उसका जवाब सुनना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कि भाई साहब हुआ कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, बाद हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। भाई साहब क्या बढ़िया सुनना है आप, गुरु जी का भी आशीर्वाद। देखिए खुशबू जी, अद्भुत है सर हमारा शहर। हमारा शहर क्या उत्तर प्रदेश ही अद्भुत है। लोग सर बड़ी तुलना करते हैं तुम्हारे, कहीं यार उत्तर प्रदेश के लोग। अभी सर स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने, हरियाणा के बच्चे ने भाला फेंक के। तो ईशान तो वीर रस का कवि है, कहने लगा भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा बेटा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। आपको लगे हास्य कवि भी निपटा सकते हैं तो तालियों का महोत्सव करना। मैंने लिखा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। जब तीली से काम चल सकता है, देखिए हम लोग भारत के लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तीली से काम चला। जब सब तीली से काम चल सकता है तो राफेल की क्या जरूरत? अगर आपको बिजनेस किसी से सीखना है तो आप केवल मोदी जी से सीख सकते हैं। उन्होंने अभी आपको मालूम है ना, बुलेट ट्रेन के लिए 50,000 करोड़ लिए जापान से। कितने सर? 50,000 करोड़ 50 साल के लिए। बदले में उनको क्या दी? 200 रुपए की गीता। सर अब 50 साल बाद ना लेने वाला बचा ना बचा देने वाला। 50 साल बाद देश के बड़े कवि जब दिनेश रघुवंशी जी किसी को भेजेंगे, बेटा इसका हिसाब करो, तुम्हारा जब फाइल खोली जाएगी तो उसमें गीता निकलेगी। उसमें लिखा रहेगा तू क्या लेके आया था, तो क्या लेके जाएगा, व्यर्थ किसके लिए रो रहा था जो तेरा था ही नहीं। तो एक बार आप ताली बजा सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। सर अद्भुत है हमारा शहर, आपको सही बता रहा हूं। लोग बड़ी तुलना करते हैं, कह रहे यार हरियाणा के बच्चे स्वर्ण पदक जीतेंगे। हमारे सर दिनेश रघुवंशी जी हरियाणा से रहते हैं, हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतेंगे, पंजाब के लोग जीतेंगे। तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग, आगरा कानपुर लखनऊ के लोग कितने नकारा हैं।
हमें सर बड़ा खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे अद्भुत है, सबसे ही अद्भुत है। आप कभी दिल्ली जाइए, वहां के लोगों के पास पैसा आ जाए तो बच्चों का कैरियर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा कर देते हैं। बंबई के लोग अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है सर, कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। आप 300 रुपए का कुर्ता लीजिए, वाह, 200 रुपए का सफेद पैजामा, हाँ 300 रुपए के सफेद जूते, हाँ, 50 रुपए का काला चश्मा, क्या बात। 40 रुपए के गले में डालने वाला अंगोछा, हाँ। हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल सर हमारे उत्तर प्रदेश में ही होता है, सही बता रहा हूं मैं आपको, केवल हमारे उत्तर प्रदेश में। लोग सर बड़ी तुलना करते हैं, कहते हैं हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतेंगे, पंजाब के लोग जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग क्यों नहीं जीत पाते। तो हमने सर बताया हरियाणा के बच्चों में, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सर सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम करता है, 2-4 घंटे वो घूमता है, फल खाता है, फिर वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक भी करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के आगरा और लखनऊ के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। हाँ, सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। वाह, क्या बात है। होता है ना सर, ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। फिर वो सो जाता, शाम को जब 7 बजे सो के उठता है, जब उसकी बियर की पार्टी हो रही होती है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना। अब दरोगा जी समझते गुरु उस समय तो इसके मुंह न लगो, उस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देते हैं। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आते हैं, अपनी सेल्फी डालते हैं, वो दरोगा जी, सूरज भैया 100 ग्राम चरस शाह धरे गए। फिर रात भर होती उनकी कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, वो भंडारा करवाता है, शहर का सबसे बड़ा नेता बनता है। तो उत्तर प्रदेश के लोग नेता बनने के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए तालियां आप जोरदार बजा दीजिए। हमारा उत्तर प्रदेश सर सबसे अद्भुत है। देखो सोनल जैन जी आई थी, अभी प्यार मोहब्बत की बातें लोग उछल रहे थे, सर गजेंद्र भाई को सबको निपटा रही थी। गजेंद्र सर हमको ये दे दीजिए, मकान प्लाट आप दे भी सकते हैं। जिस तरीके से आप ताली बजा रहे थे, हमको आपके ऊपर शक भी हो रहा है। मैं सही बता रहा हूं आपको भाई, मैं यकीन भी कर रहा हूं। खुशबू जी कहने यकीन करो, प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी सर। नौजवान हमारे बैठे, इनके करियर बनाने के समय पता नहीं प्यार करो, ये सब गलत बात है। मैंने कभी सर प्यार नहीं किया, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, 15 प्रेमिकाएं थी। योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी, तब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा लिया। क्या बात है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कुटाई किसी की यूपी में हुई सर, तो प्यार करने वालों की हुई। मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अच्छा सर, दूसरे रहता हूं, ये लड़कियां जो है ना, ये खुशबू जी, सोनल, ये लड़कियां, इनकी एक बीमारी होती है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उठपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो सर हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूं सर, सही बता रहा हूं मैं आपको। भैया कमाल। लड़कियों की एक बीमारी और है, बीमारी सही हो तो इस बार हाथ उठा के ताली बजाना। किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। आगे वाले भी ताली बजा रहे सारे लोग। अरे भावनाएं आपसे मिलती है सर, अद्भुत ही है, सही बता रहा हूं मैं आपको। दिनेश दादा तो हमारे संरक्षक हैं, कहते हैं यार हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग कहते सर नाम में कुछ नहीं रखा। इन लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई जानू, माई डार्लिंग, माई स्वीट हार्ट। इन बेचारे लड़कों को देखिए, इन बेचारे सही में इनको देखिए, ये अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशि प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। वाह, सही बता रहा हूं मैं आपको, अद्भुत ही है सर।
अभी दिनेश दादा के आशीर्वाद से मैं दुबई गया। दुबई में एक शो होता है अंदाजे बयां, सबसे बड़ा मुशायरा होता है। तो मैं जब वहाँ गया तो सर हमारी वाली ने फ़ोन किया। अच्छा हमारी वाली इसलिए कह रहा हूँ कि भ्रम बना रहे कोई है। उसने हमको फ़ोन करके हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगे हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। हमने कहा क्यों? कहने लगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है और जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आज चला आया है। वाह तो सर कोई नहीं टिकता है। और मैंने तो एक सर सबक ले लिया है, आप लोग भी सबक ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या बात है, वो क्या हाथ उठा के ताली बजा रहे हैं आप। सर मैं बहुत दूर रहता हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा। ये लड़कियां बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती है। एक बार हमारी वाली लाड़ में आ गई। उसने हमको 2:30 बजे फोन कर दिया। कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेजते हैं? हाथ उठा के ताली बजाओ जोरदार एक बार आप लोग। तो हमारे साथ अक्सर ये होता है सर। और सर हमारी हालत तो ये हो गई है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए। चौथी पंक्तियों में महोत्सव देखना चाहता हूं। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। अक्सर सर हमारे साथ ही होता है। एक दिन फिर हमारी वाली ने हमको फोन किया। कहने लगी हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या दिमाग से हिल गई। अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। ये हमारा एहसान छोटा भाई ये कह रहे भैया यार ये अक्सर आप जब आते हो ये फालतू बातें, प्यार नहीं करेंगे, लड़कियों से दूर, क्यों ऐसा कहते हो? सर मैं आपको बता दूं, मैं आगरा कई सालों बाद आया हूं। मैं प्यार इसलिए नहीं करता, लड़कियों से केवल इसलिए दूर रहता हूं सर। मेरा एक बचपन का दोस्त है कानपुर का सर, उसने हमको लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, टिकटॉक पर लाखों में वायरल हुई। तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी पूरे आगरा को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, मेरी लव स्टोरी सुनने के बाद अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है सर, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम SSC की तैयारी करने लगे। इंटर के बाद जब तो IIT तो SSC, हम SSC की तैयारी करने लगे। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, 1st ईयर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Phil कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। सही बता रहा हूं सर, सही बता रहा हूं मैं आपको। हम लोग सब देखिए हास्य कभी हम लोगों को लोग गंभीरता से नहीं लेते, लोग आधा पागल समझते हैं। इसी चक्कर में सर हम लोगों के विनोद भाई शादी की बात बता रहे थे, शादी इनकी हो गई, बड़ी बात है। शादी नहीं होती हास्य कवियों की। हमारे घर में सर कई रिश्ते आए, ये पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। अच्छा दिनेश रघुवंशी जी आपको मालूम है बहुत बड़े गीतकार हैं, बहुत बड़े कवि हैं, केवल इतना मालूम है। आपको एक बात नहीं मालूम कि सर बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं। हमारी कई बार शादी कैंसिल हुई तो हमने दद्दू को हाथ दिखाया। हमने कहा दद्दू हमारी शादी कब होगी? तुमसे कहने लगे बेटा 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो सर हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो गई। तो मैं तो कानपुर में रहता हूं, 100 किलोमीटर आगे लखनऊ। पिताजी ने कहा बेटा लड़की पसंद कर ली है, सुबह 11 बजे तैयार हो जाना। अब सर होने वाली लड़की को देखने जाना था। 11 बजे हम नहा धो के सूट वूट बन के तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया कि लगे बेटा हम नहीं जा पाएंगे, तुम जाओ लड़की पसंद कर लो, लड़की पसंद है ही है, शादी फाइनल कर लो। हम सर 11 बजे नहा धो के तैयार करने के, हमको ऑफिस में काम आ गया है। बेटा एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए और ये घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो बेटा खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाए, कुछ लेके चले जाना। सर हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना। चाहे विनोद भाई से पूछ लो, चाहे दादा से पूछ लो, ईशान भी आया था। 4 साल पहले भारत और पाकिस्तान का मैच था, विश्व कप का सेमीफाइनल, हमारी शादी।
हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो। सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा के कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो, देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैं जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? वाह, ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगा था, हम भागते रहे। 1 हफ्ते में जब हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारा रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने किसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। सर रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र? बोले हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर के नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। सर हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, हमने उनके पैर छुए। हमने कहा सर हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने कि तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा कहने कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के लिए ही है, ये व्यंग ही उत्तर प्रदेश से 7-8 साल पहले आया था। मेरा व्यंग अगर आप तक पहुंच जाए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने हम पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए? हमने कहा ढूंढ लाई। कहने पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। आए हाय, वाह कमाल। सर देखिए कमिश्नर साहब ने भी ताली बजाई। एक अंतिम कविता आधे मिनट की, क्योंकि हम लोग दद्दू तक पहुंचना है, खुशबू जी तक पहुंचना। अंतिम अभी चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव का मौसम चल रहा है, उस पर मैंने एक छोटा सा व्यंग पूरे देश को संबोधित करते हुए जब दद्दू को मैंने सुनाया था पहली बात तो उन्होंने मेरी पीठ ठोकी थी। सर इलाहाबाद में एक हनुमान जी का मंदिर है। 10 साल पहले एक न्यूज आज तक में मैं देख रहा था, हनुमान जी रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आए तो ब्रेकिंग न्यूज हुई कि हनुमान जी रो रहे हैं। मैंने उस पर एक व्यंग लिखा, सुनिएगा। एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीच बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आप खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे, आपने सूरज को निकला आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलयुग के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो? प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। हाय हाय। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी जूठी किस्में खाएंगे, डरता हूं देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में ना खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए, क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे आज दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा? अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा। फिर बहुत बहुत धन्यवाद।